वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी में यूट्यूब पे लाइव हमारे चैनल पे। और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाने का एक दरख्वास्त, एक विनती है, अपील है आपसे, उसको देख लीजिएगा अगर हो सके तो उसको ज़रूर किया। और बेल के आइकन के अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम और आप जुड़ सकते हैं। आज का डिफरेंट टॉपिक है हमारे, और वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसके लिए हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमने अपने साथ बिठाए हैं। पैनल है एक छोटा सा, जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये सब कुछ हो रहा है। इस सब के दरमियान एक कभी तनाव बढ़ जाता है, कभी दोस्ती होती है, बहुत कम दोस्ती होती है, ज़्यादातर तनाव रहता है। कभी चाइना और भारत आपस में घमसान की बात कर रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ जो है वो सरहदों पे गर्मा गर्मी हो जाती है। तो लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन में इस वक्त इंडिया और चाइना, लद्दाख की जो सिचुएशन, स्टैंड ऑफ भी रहा, फिर उसमें काफ़ी तनाव भी रहा, उसमें कुछ शहीद भी हुए, कुछ लोगों को, फिर चाइना को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने दोस्तों से मदद की दरख्वास्त की थी, और उन्होंने बड़े मेहरबानी फरमाई। आज हमें इंडिया से लेफ्टिनेंट मेजर जनरल हर्षा कक्कर साहब ज्वाइन करेंगे। एक्सपर्ट हैं, आप इनको अक्सर टेलीविज़न डिबेट्स में देखते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, राइटर हैं। और साथ साथ हमें ऑटवा से पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड मेजर अदनान कैसर साहब ज्वाइन करेंगे। आप से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा अपना अपना मुख्तसर तारुफ भी कराइएगा, और हम इस गुफ्तगू को फिर आगे लेके चलते हैं। तो अदनान कैसर साहब, आप को भी वेलकम करते हैं, और जनरल साहब को भी वेलकम करते हैं। अदनान भाई, बताइएगा ज़रा, थैंक आप यू। जो स्ट्रेटेजिक, जो भी पॉलिसी डायरेक्टर हैं जिस भी चीज़ के, और जो आप काम कर रहे हैं, ज़रा सा बता दीजिए। हमें हमें भी और तारुफ मिल जाएगा, जनरल साहब को भी मिल जाएगा। First of all, thank you very much, Anis, for having me in your program. आपको पता है कि it's always a delight to participate in your very informative program. तो जैसा आप जानते हैं कि मैं for the past about 19 years I've been in Ottawa, और फौज से बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काम किया है। आजकल मैं रिसर्च के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक नेशनल डिफेंस के साथ एक एसोसिएटेड थिंक टैंक है, इट्स कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट। ठीक तो है। उसके साथ थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ पढ़ना पढ़ाना, कुछ लिखना लिखाना होता रहता है। तो ठीक है। बस इसी तरह आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और एन और आप ऑब्जर्वर हमारे एनालिस्ट। साथ हमारे साथ पिछले शोज़ में भी कई बार आ चुके हैं, कई डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात भी कर चुके हैं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जनरल साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, आपको भी बहुत बहुत हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो सर, ये जो चाइना और इंडिया के दरमियान एक तनाव है, क्या करीब कोई चुनाव है, क्या मसला है ये सब, मतलब थोड़ा सा हमें समझाइएगा। और फिर मैं मेजर साहब से भी इस पे इनपुट लूँगा कि वो इस स्ट्रेटेजिकली वो इस रीजन को कैसा देख रहे हैं। This ये ongoing तनाव है, began about 5 months back. LAC, which is a line of actual control, ये perception line है, दोनों sides के अपने अपने perception है. The perception varies. our perception आगे है, उनका perception हमारी तरफ है. So there is what is called a grey zone in between, जो दोनों के perception के बीच में है. And this is the line which China crossed और वो ग्रे जोन के अंदर आए हैं. ठीक है। हमारा परसेप्शन है कि जहाँ पे हम परसीव करते हैं लाइन, they should go back to that point. उनका परसेप्शन है कि जहाँ पे वो परसीव करते हैं लाइन, that should be accepted. So initially they came in, उनको फिर वहाँ पे ब्लॉक किया गया. Subsequently जहाँ पे हम लोगों ने ऑक्यूपाई किया, we perceive it to be within our area. चाइना परसीव करता है कि 4.5 किलोमीटर उनके इलाके के अंदर है. सो दिस इज दैट परसेप्शन बैटल. एज ऑफ नाउ स्टेलमेट पे है. लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक, यू कुड से, हैंगलिंग चल रहा है. वी डोंट एग्री टू दिस, वी डोंट एग्री टू दैट. टॉक्स चल रहे हैं. सो नाउ देयर आर एक्चुअली 2-3 स्टेजेस व्हिच आर रनिंग मिडवे. पहला स्टेज इज disengagement, where the troops maintain a distance between themselves कि कोई physical clashes ना हो. That is being to a large extent agreed. अगला is disengagement, where you go back to your own areas. उसके ऊपर थोड़ा dispute चल रहा है. हमारा है China came in first, so China should go back and it should be simultaneous in all areas. ठीक है।
और तीसरा पॉइंट which is still to come to is moving additional forces जो वहाँ नहीं होते, जो इस बार आए हुए हैं, moving them back. So this is presently going on. Talks चल रहे हैं. Today was the working mechanism WMCC जो talks चलते हैं at the diplomatic level. That happened today. उसके बाद स्टेटमेंट चाइनीज साइड से आया, इंडियन साइड से नहीं आया अभी तक. And the statement has said very clearly that we will continue to maintain the 5-point agenda जो दो foreign ministers ने discuss किया था. ठीक है. And we will continue with the talks at the army and the diplomatic level. So the next set of talks which will be at the army level has yet to be decided. Hopefully it should happen maybe this week, maybe next week. ठीक है, ठीक है. मेजर साहब, ये जो मैं ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना का एडवेंचर है ये, या एक अननेसेसरी अनकॉल्ड एक्टिविटी हुई है सरहदों पे, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए अनीस, इसको मैं दो पैराए में देखता हूँ, एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में और एक टेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में. आपसे पहले प्रोग्राम में भी एक दफा जिक्र किया था मैंने आपको, एक सैमुअल हंटिंगटन, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. और उसके मुताबिक ये था कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, अब सिविलाइजेशनल वॉर शुरू हो जाएंगी. तो जो आप अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि अब ज्यादातर सिविलाइजेशनल वॉर्स हो रही हैं. तो अगर आप उसको देखिए, जो इंडिया चाइना का जो भी एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि लद्दाख के ऊपर है, इसको भी आप थोड़ा सा उनके जो जनरल साहब ने जैसा जिक्र किया कि परसेप्शन का डिफरेंस है, तो उसमें भी यही है कि वो अब आप देखिए इसको, आप इंडिया की जो सोच के साथ अगर उसके साथ कनेक्ट करें तो देखिए इंडिया ने जब अपना पंचशील एग्रीमेंट किया था उसके बाद उनकी वॉर भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मोर और लेस जो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल धीमा था, कोई इतना कोई मारामारी नहीं हो रही थी. लेकिन जब से बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है तो इंडियन सिविलाइजेशन का एक ग्लोरिफिकेशन शुरू हो गई है. अब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बीजेपी वाले या आरएसएस वाले हैं वो अखंड भारत की बात करते हैं, और अखंड भारत कम्स विद अ लैंड ग्रैब. और आप मुझे जो लगता है, जो कि मेरा नजरिया ये है कि ये इट ऑल स्टार्टेड विद इंडियंस की अपनी गलती की वजह से. जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी के अंदर ले आए कश्मीर को और लद्दाख को, तो उसके बाद चाइना ने ये समझा कि भैया ये तो गलत बात है, दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड दिस शुड बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली, और इंडिया ने एक यूनिलैटरल एक्शन कर लिया है. ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं जनरल साहब का इस पे रिस्पॉन्ड ले लूं, ताकि क्योंकि आपने एक दो बातें कर दी हैं. I think there is a misconception on the fact of the decision taken in August. पहली बात, it's an internal decision. जैसे अभी पाकिस्तान में ले रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को कोई प्रोविंस बनाने के लिए, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट करेगा, जो इंटरनल डिसीजन है वो इंटरनल डिसीजन होगी, चाहे दुनिया ऑब्जेक्ट करे चाहे जो करे, it is an immaterial point. Second, there has been never a question about land grab. I think you are twisting that clash of civilization to an extreme. अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो land grab, then where is the story with Taiwan? Where is the story with ASEAN? Where is the trade wars which are going on with Australia and other places? It is not possibly that. Actually, if you look at the present crisis, the way it built up, it was normally क्या होता है, summers, the Chinese come there for exercises. Normally the Chinese forces are not there in Ladakh. Ladakh के अंदर they have normally the border defense regiment and they have the militia. Now these are generally locals. In summers, Chinese forces आते हैं, they carry out exercises there, and that is the same time when the Indian forces come there for a counter exercise at the same time to balance force levels. Which normally happens. थोड़ा सा इंटरप्ट करूं तो उसमें मैं चाह रहा था कि आप इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, जो उन्होंने एक बात कही कि जो हिंदुत्व की और बीजेपी को ग्लोरीफाई करने के लिए ये जो मैं वही तो समझा रहा हूँ कि दिस इज व्हाई इट स्टार्टेड, जैसे वो शुरू हुआ.
As far as the Hindutva that is concerned, let's not get into it because there is nothing of this sort. India ने कभी ना चाइना को क्रेडिट किया है, ना कभी प्रोजेक्ट किया है, ना कभी फोर्स लेवल बढ़ाया है, ना कुछ. एंड चाइना हो गए. दूसरी बात जो आप कह रहे हो 5th August का, among the very few countries where the foreign minister of India visited to explain why it took place, and the entire kahani was China. It was among the first countries visited, and the matter was closed. ये जो अभी 2-3 दिन पहले announcement है, this is an add-on to go in for diplomatic wrangling, and not exactly a status of what you could call in terms of a clash of civilizations. Because there has been nothing which has happened over the years, and it has not happened because Modi के तो पहले 5 साल हो चुके हैं. This is the 6th-7th year, and the relationship had been good. It is possibly that now, for whatever internal reasons, that China wanted to suddenly get into an expansionist mode, और आप देखो चारों तरफ से expansionist mode में चल रहा है. So this has got a different reason, which, frankly speaking, we are perceiving it to be this, ये वो. Because nobody is very certain as to why suddenly they've gone into an all-around expansionist mode. And nothing is really clear because nobody is able to give a concrete reason. वो आपका perception है, किसी का perception कुछ और है. If you even ask the Chinese government, they also are not giving you a sound reason as to why. So nobody is really very clear as to why it has happened. हम लोग तो उसको perceive कर रहे हैं in the manner in which we want to perceive it. That there is no reality or no reason given by the Chinese on any of these grounds. ये अभी जो इन्होंने announce किया, तो कल की बात है जब उन्होंने announce किया that we do not agree. This announcement has come 1 year later. After Jaishankar met them, the matter was closed and nothing happened for 1 year. So suddenly this announcement that is coming in is an issue which is only an ongoing process, which is a reason, one of the reasons why they are claiming it, but it is not anyway a main reason, and nor is there a threat from India, क्योंकि India ने कभी उनको ना threaten किया, ना force level बढ़ाया, ना उधर कोई indication दिया expansionist का. So that is the way it is. ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पे मेजर साहब आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ, जो इन्होंने बताया कि चाइना एक जो है वो फैलाव की तरफ जा रहा है, उसको शौक हो रहा है कुछ, तो इस तरह तो पाकिस्तान में भी वो बुरी तरह से फैलता चला जा रहा है, और मतलब अनकंट्रोलेबल बलूचिस्तान में कॉलोनी बन रही है, गवादर गिलगित बल्तिस्तान में मतलब लगता है कि वो टेक ओवर हो जाएगा. तो ये तो ना रुकने वाला ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर निकल आया है. इसमें थोड़ा सा मुझे जनरल साहब से रिस्पेक्टफुली इख्तिलाफ करने दीजिए कि ये परसेप्शन की बात नहीं है, ये एनालिसिस की बात है. इट इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. तो डॉट्स ये है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के साथ कि अब ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जब तक हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स नहीं करेंगे. इंडिया ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया. दौलत बेग ओल्डी एरिया है उसके ऊपर. सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए. तो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया. सेकेंडली, जब इन्होंने इसको लद्दाख को अपनी यूनियन टेरिटोरी में ले आए थे, इन्होंने जो इनके जो डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने थ्रेट किया था कि हम अक्साई चिन को भी चाइना से हम रिट्रीव कर लेंगे, ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर. सो दे वर थ्रेटनिंग ऑल ओवर. सो चाइना ने इसको फोर्स स्टॉल कर दिया है. नो, आई थिंक यू आर टेकिंग इट ऑन एन एक्सट्रीम. सर मुझे कंप्लीट कर. No. I just counter what you just said, and then you can go, because we'll only keep hanging around here. Actually, we're not going to go forward. Correct. Because I am trying to explain to you a concept which you've got to understand. The agreement between the two nations was nothing. You can do whatever you want on one side of LAC. So, जो हमारा बना है, that's on one side of LAC. For China, it was a perception that this might impact the Karakoram highway, but that was never the case because India was never there. That is one. Now you're jumping back on the Ladakh issue. The statements in Parliament is not the first one. पिछले 40 साल में तो 40 बार statement हो चुके हैं. Indian Parliament records के अंदर लिखा हुआ है that we will get back upside chain. That is why you cannot clear a border deal with China. So you're actually jumping into the same story again, which is going to be moving nowhere. So let's not move. Let's move forward. rather than going back into the same story to get nothing. With respectfully, डोकलाम में अगस्त में जो 73 डेज का जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान में, वो भी यही एलिमेंट था. So the point is this कि जो standoff was a different standoff.
The Doklam standoff was involving the territory of Bhutan, for which India was responsible for security. It was coming into Bhutanese territory. वहाँ पे रोका है. The Chinese territory जो Doklam में है, वो अभी भी उधर बैठे हुए हैं. They are building up their construction there. वो उनकी territory, उनको जो करना है करो. Nobody stopped them there. मेजर अदनान, आप साइड ट्रैक हो रहे हैं. मैंने आपसे सवाल किया था कि चाइना, जनरल साहब, मेरा जो क्वेश्चन मेजर साहब ने, मेरा जो सवाल मेजर साहब ने डॉज किया है बड़ी खूबसूरती से कि वो चाइना जो पाकिस्तान में कर रहा है. जवाब दे दीजिए, then let's move forward. जी, मैं अनीस उसको करेक्ट कर रहा हूँ. देखिए, हुआ ये है कि चाइना की जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की जरूरत है. चाइना हैज ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट शेयर्ड डेस्टिनीज. दिस इज अ कोटेशन. शेयर्ड डेस्टिनीज की हमेशा उसने बात की है. तो चाइना एक पीसफुल राइज के ऊपर बिलीव करता है और उसी से एक कनेक्शन में वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है. उसने इंडिया को भी ऑफर किया कि हम सीपैक बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और बांग्लादेश के साथ भी एक बना रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए. इंडिया के अपने नोशंस हैं. आई एम सॉरी टू से कि इंडिया के कुछ हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं. शी वांट्स टू थिंक कि वो सुपर पावर, रीजनल सुपर पावर बनना चाहता है एट पार टू चाइना, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है. तो उन्होंने उससे एग्री नहीं किया. अब जो आप गवादर की जो बात कर रहे थे, मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो चाइना के लिए बहुत वाइटल है. और मैंने इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा था, पाकिस्तान चाइनानाइजेशन और पाकिस्तान कोलोनाइजेशन. जिस हिसाब से ये सी पैक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरे 11 पार्ट प्रेजेंटेशन भी है और उस पे मैंने उसके वेरियस एलिमेंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान को अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मद्देनजर रखना चाहिए बाय हैंडिंग ओवर इट्स डेस्टिनी टू चाइना. सो लेकिन शेयर्ड डेस्टिनीज में अगर आप किसी को एक्सेस दे देते हैं तो जरूर देना चाहिए. सो दिस इज माय पॉइंट. I would like to, bring out something more in what you said. One, you're talking of shared destiny. The other is, as far as Xi Jinping is concerned, if you read the paper which I published today, which I put out on social media today, kal ka publish hai, you would realize that basically the intention is that now when you become a super authority in a country where you have no one to question, कोई है नहीं जो आपके खिलाफ बोल सकता है. Everyone who is under you has got to listen and do your life. You start looking at doing something extraordinary. You start, now in the case of China, it has had over 1,000 years of possibly humiliation the way they perceived it prior to China becoming great. Today when they claim Kyrgyzstan, Kazakhstan, they claim Vladivostok, they claim the islands in South China Sea. It is basically an intention to regain 1,000 years of humiliation which they've gone through. Now, how do you regain your 1,000 years of humiliation? It is by regaining those territories which come under you. And if you look at Chinese history, there are about 5 fingers. Among the 5 fingers is also Nepal, Bhutan, and the rest of it, and possibly Ladakh in that mix. Now, that is what actually Xi Jinping is attempting to do, is to become a person who now go into history. He's already the king. Nobody can touch him. He's king for life as of now. But when you regain the lost glory of China, you come into history books as a person who has actually, done something for China which no one else, whether it is Mao Zedong, whether it is Deng Xiaoping, whether anyone you want to name, has been able to do, and that is reunite. It's the first time in the history of China and Taiwan that China has discarded the mid-straight line जो आज तक चल रही थी. So in every sphere and crossing of the threatening or moving into the Taiwanese airspace almost on a daily basis. And since the month of June, the Taiwanese Defense Command has been initiated. The ops room are in full action. The troops are in a state of high alert, and that is on since June. So this sort of a threat, the US moving into South China Sea, Philippines now being compelled to literally agree to China to come into talks. There was a mention about Vietnam also willing to come in. So that is the sort of pressure that is being applied to regain Chinese glory, regain areas which China claims to be its own.
So this is the sort of thing that is happening there on one side. Now, when you come down to CPEC, the question comes in is of the investment, the repayment, and what do you give? Now, there were two mentions, in fact, when Bajwa held that meeting along with the DG ISI with political parties, and he justified his views as to why Gilgit-Baltistan should become a fifth province. There were two reasons. One was a possible attack by India. India is not going to go in for a two-front attack. But the other reason he gave was to secure Chinese investments. Now, Chinese investments coming in, after all, any nation, Sri Lanka has faced it, Kenya is facing it, possibly now Pakistan may be the next. After all, to repay that loan or the amount which is coming in, you need to get income. Ab Gwadar se income Pakistan ko nahi aa raha. 90% goes to China for the next 49 years. Colonies are coming up there. Now the next thing possibly will be in Balochistan and the resources of Balochistan. After all, how do you repay? Now that is the aspect which is really getting to be a bugbear for any nation. And with instability, if that is the way it's going to go, it's going to be into the region. Possibly this is the reason why Afghanistan is getting linked in. Would you like to respond on Balochistan? देखिए पहले तो आई मस्ट से कमेंट करना चाहता हूँ कि जना साहब ने बहुत ही बेहतरीन तज्जिया दिया है गवादर बलोचिस्तान का। मेरे पास ये किताबें हैं। ये असल में इंडियंस को हमारे ऊपर कुछ इतना ऑब्सेशन है कि वो पाकिस्तान इनटू एबिस कि पाकिस्तान तो तबाह होने वाला है और पाकिस्तान तो सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का, और किताबों पे किताबें लिखी जाती हैं with this perception that is going to break up apart, और ये इनकी जो mind, it will not break up, it will never break up. Pakistan will never break up. You have to face the fact. नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान is an artificial concept of a state, one day eventually submerged with the mother India. So ये जो चीज है ये गलत बात है। देखिए हमारी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। पाकिस्तान हैज टू डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड फॉर पाकिस्तान। इफ इट इज पाकिस्तान ने देखिए वो जो रिकोडेक्स माइंस थी वो भी तो एक किसी कंसोर्शियम को दे दिया था। तो ये बात नहीं है। पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए किसी भी हद तक किसी को भी ये अलाउ कर सकता है कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे और डेवलपमेंट करे। सो ये मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान अपनी डेस्टिनी उनको दे रहा है। ऑल इट इज नीडेड कि पाकिस्तान इतने फुल प्रूफ एग्रीमेंट्स उनके साथ करे कि जिसमें पाकिस्तान को लॉस ना हो। आई एग्री विद जैन साहब, और ये तो यूएस की एक सोच भी है। एलिस वेल्स जो यूएस फॉरेन ऑफिस की जो एग्जीक्यूटिव थी उन्होंने बारहा इसके मुताबिक बताया कि पाकिस्तान हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू रीपे द लोन्स, एंड आई एग्री विद दैट। और ये मैंने हाईलाइट भी किया है कि देयर आर सब्सटेंशियल एप्रीहेंशंस कि पाकिस्तान कैसे ये रीपे करेगा। दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन ये जो पाकिस्तान की परसेप्शन है वो ये कहते हैं कि सीपैक इतना वायबल हो जाएगा एट सम स्टेज कि ये अपने आप को रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज वन। सो बलोचिस्तान, डोंट वरी अबाउट बलोचिस्तान। आप देखिए इंडिया इज लूजिंग because of all these अपने आप को stretch करके pulling punches beyond its weight, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने श्रीलंका को एंटेगनाइज कर दिया। नेपाल इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में है। बांग्लादेश जो है वो एलिनेट इंडिफरेंट होकर साइड पे खड़ा हो गया है। म्यांमार बात नहीं कर रहा। भूटान शशोपंच में है कि भैया मैं किधर फंस गया हूँ। Again you're going into a tangent without being aware. Are you aware today we had a meeting, in fact, the Indian Prime Minister and the Sri Lankan Prime Minister have spoken today. They requested India for aid, basically to repay the Chinese loan, which India has agreed. They wanted $1 billion in aid. They wanted 400 million to be given to them in currency transfer. Wo unka ho gaya hai. That is one part. With Bangladesh, it's a small nitpick which will also get resolved. Basically, it is facing the Teesta River project, which is being resolved now. Nepal is a time phase. So these are things that are happening. These are issues where the Nepalese people are against Chinese interference. China is propping up the government. These things will happen. So, you see, when you get into it without actually having a full picture of what is the latest, it is, I mean, I agree with your bias. I can understand your bias because basically what you carry is an 18-year-old bias.
which you continue maintaining. But the aim is not for you and me to fight and maintain a bias. The aim is for you and me to try and discuss on issues on which there is some sense and logic. But if you carry your personal bias or what you belong to, then, the whole argument goes into a tailspin. Because as of now, you see, as far as Bhutan is concerned, everything is one-to-one. And Bhutan is very well aware as to where the relationship is. Nepal, jitna China ki taraf mude, everything goes from India. China cannot provide a 10,000 kilometer line to provide them. Every supply, including gas, oil, their entire shipping material comes from Kolkata. The gas and oil pipelines are from India. Nothing comes from China. It is easy to twist tails, but you're not, because it's a temporary phase. And it's going to go because the present government is being propped up and financed by China. So it's a temporary phase. That's the reason why the government of India is not jumping into anything. We're not in a hurry. After all, the day you want to turn off the tap, you can make things difficult. You're not doing it. Why are you not doing it? Because it's a phase which is going to go over. With Sri Lanka, you resolved the phase. With Maldives, the whole thing has changed. So these are changes which keep happening in the relationship over a period of time. And the same thing will happen as far as even Bangladesh is concerned. A number of projects have been inaugurated by the two prime ministers recently. So these are issues that are there which are on concurrent. Some issues there is a bit of disagreement. With Myanmar, if the Indian army can operate jointly with Myanmar against the rebels, where is a question of not talking? Everything is moving on the same spree. In fact, the current line, the current connectivity between the northeast of India coming in via Myanmar is almost nearing completion. The last part of the canal is completing, and possibly that may be completed, I think, by 2021. Then the highway going down from the northeast via Myanmar all the way to Thailand, that is cleared on half the route. The other half of the route is under construction. So these things are already moving. So, I would advise you, at least at this age and discussion level, keep the biases to a side and be realistic on the manner in which things are. Allow me to say, dekhiye, I am extremely realistic. I am just seeing what's happening in the region. When I start seeing what had happened, India put all its eggs in the Northern Alliance basket, और इस वजह से आज आइसोलेट होके बैठ गया है अफगानिस्तान में, उसका स्टेक ही नहीं रहा. दूसरी चीज, now you're jumping into Afghanistan. Now you're jumping into another country. Okay, let's go ahead. India's mindset, India's overall mindset. What India has been doing was stretching its limits. It was thinking that by having American support, which started from President Clinton's visit to India in year 2000, and which had been subsequently followed by President Bush and President Obama, because they wanted to create India as a hedge against China. Whether you like it or not, this is a fact. And how India participated in the Quad or Quad Plus by Japan, Australia, United States. So India wanted to assert its hegemonic design by calling itself a blue navy force. So all these things, and then when it stretched itself, what happened? It backfired. You lost Afghanistan. You lost Iran. They have thrown India out of the Chabahar agreement. No, I think again you're wrong. Okay, let me now correct you. I have just been requested to write a piece for the Tehran Times, which should be published tomorrow or possibly day after. As far as the India-Iran relations, let me correct you one by one as we go along. And I'll prove to you where have you actually jumping the gun. Let me just correct you. The Indian Foreign Minister and Defense Minister were in Iran about a week back, just before the SCO summit. Okay. And what Iran has clarified, again, let me tell you, Chabahar port, there is no change. Everything is going. There was a railway line which was to run from Chabahar up north. Initially, it was announced that it will be joined between India and Iran. Then it was announced somewhere in a local newspaper of Iran that it is only going to be constructed by Iran, or that China is going to come into play. Subsequently, the Iranian Foreign Ministry called the Indian ambassador to Iran to their office. They jointly issued a statement that what has been published is an error. India will remain with Iran. The Indian IRCON, that is the Indian Railway Construction Company, is back onto the track and it's into construction.
And as far as India-Iran relations are concerned, there was a bit of a hitch, and that hitch remains on account of the sanctions. But as far as the Chabahar port is concerned, I think as of records by June 2020, it's available to you online. You can check it up. About 82 ships, and I don't know how many tons of cargo, all details are available, which were cleared in Chabahar. Now, as far as Afghanistan is concerned, India has been involved with their in construction. There is no way any other nation is going to come in and construct the way India has done. Pakistan is not going to do it. Nobody else is going to do it. So as of now, no matter who comes into power, possibly the way things are moving, there will be some stake. Where possibly, I think the other way around, I would like to say, is where, now again, you see, you and me are getting into an argument which doesn't make sense, because we're not going to be getting into it. Now, if I start pointing fingers at Pakistan, and then you will start saying, look, that is a different part, because like the way Pakistan is treating Shias, Iran is not liking it. Anti-Shia rally, the killings. And these rallies are being pushed through because of Saudi Arabia's support to Wahhabism in Pakistan, the clerics who swear allegiance to South Africa, to Saudi Arabia pushing this. Iran is the, and if Pakistan says Shias are kafirs, Iran is not going to be liking that at all. After all, Iran is the godfather for all Shias across the globe. So naturally, and as of today's news, coming in, the killing of 3 security personnel of Iran by the Pakistan border guards for some reason or a clash is not going to add equally well to the way things are. Even Imran's visit and the army and the DGISI's visit to Iran a few months back led to nothing. After all, both sides accuse the other of supporting terrorists. So, I mean, we are actually getting into an Indo-Pak discussion. I think we need to drop it, and I think we need to go more into a more of a strategic frame, rather than getting into an Indo-Pak or this discussion, because we're just unnecessarily carrying a mindset which is a waste of time if you're looking at a YouTube discussion. मैं तो सर इंडो-पाक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंडिया के जो अरे यार वही तो बात है. You are pointing. So I am clarifying my mind, and now I am going to point at where Pakistan goes wrong. Now you will clarify. So what are we going to gain at the end of the day? So let's raise the level. Let's quit this topic and let's move to something more logical. आप समझ नहीं रहे हैं. मैं पाकिस्तान इंडिया. Yeah, again you are getting it. That is what you are doing. आ गया सर, क्वाड में कहाँ पाकिस्तान आ गया? अरे यार, okay. Hold on. आप क्या कह रहे हैं? India's losing its neighbors, India's losing its friends. Why are you wasting time? अगर आपको यही discuss करना है, then you may as well do it single-handedly. Why do you want someone else to come in? Why is India? Anyway, can we move forward on other issues? मैं मेजर साहब, आपने जो ये बातें कही हैं, मैं लेट्स स्टे इन द रीजन, जो हम बात कर रहे थे लद्दाख की और कश्मीर की ना, तो उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्रीनगर और जो वहाँ पे उसके अंदर जो आतंक हो रहा है, रोज़ इनकाउंटर की खबरें भी आती हैं, कोई ना कोई एक टेररिस्ट भी मारा जा रहा है. आप का कहना या पाकिस्तान का कहना ये है कि वहाँ पे लॉकडाउन है. इंडिया कहता है कि वहाँ लॉकडाउन नहीं है, हालात नॉर्मल हैं. अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाया गया है. तो मैं जनरल साहब आपसे पहले इस पर रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा कि आप इस पूरे स्थिति को कैसे देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के. इंडो पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं यार वो. नहीं, वो बात तो वही हो जाएगी. देखें, आप पाकिस्तान से हैं, हो जाते हैं, वो कहते हैं बात मत करो इंडो पाकिस्तान के ऊपर. तो आप सवाल पूछिए. ये सवाल है, इसका जवाब ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप इस पर अगर अपनी कोई इनपुट दीजिएगा ज़रूर. जी जनरल साहब, ये जो इनकाउंटर्स और ये आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है वहाँ पे, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है? तकरीबन नॉर्मल है. इट इज नॉट सो बैड इन द सेंस दैट द नंबर ऑफ पीपल जॉइनिंग टेररिज्म. अगर आप थोड़ा अच्छा जी सॉरी. सो द नंबर ऑफ पीपल जॉइनिंग टेररिस्ट ग्रुप्स इज रिड्यूस्ड. एनकाउंटर्स आर ऑन. बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन को तकरीबन रीजनेबल लेवल पे कंट्रोल कर रखा है. कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से होती थी सर? ये तो वो तो वहाँ के मुकामी लोग थे ना. भैया बात सिंपल है यार. कहीं से तो वो पाकिस्तान से इंडिया, मतलब पाकिस्तान से जन्नत जा रहे हैं वाया द इंडियन बॉर्डर. वो जन्नत से तो पाकिस्तान नहीं जा रहे वाया इंडियन बॉर्डर. तो पाकिस्तान से ही जन्नत जा रहे हैं वाया इंडियन बॉर्डर. उसके बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं. सो दैट इज वेयर इट इज. एंड ऑफ कोर्स so that level has been largely controlled. And जो internal है, after all, when they are being killed on the border or internally जो मारे जा रहे हैं, if they are Kashmiris, the announcement is made. If they are Pakistan nationals, announcements are made.
So that is on, वो तो चल रहा है, that's reasonably under control. क्यों इन्फिल्ट्रेशन करते रहे हैं सदियों से, प्रॉक्सीज के नाम पे, जिहादियों के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, खुद कुछ बम्बार के नाम पे, और ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये तो मतलब ये तो एक रियलिटी है, ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि झुटला दें। तो ये दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ, राइट? अगर आप कहते हैं कि हम जो है उनसे दोस्ती की बात करेंगे और साथ जो है वो दम दरूद के साथ साथ बम बारूद भी आ जाता है, तो वो कैसे काम चलेगा फिर? या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे। अच्छा, देखिए अनीस, सबसे पहले तो ये चीज है, when you talk about proxies or non-state actors, so this is a legitimate thing under the UN Charter of Rights. कोई भी मुल्क एथनिक माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन में, उनकी आर्म्ड स्ट्रगल में मदद कर सकता है। इंडिया ने मुक्ति बानीस की थी, इंडिया ने टामिल टाइगर्स की थी, मलायो पोस्निया में, ईस्ट टिमोर में की गई थी, क्रिश्चियंस की साउथ सूडान में की गई थी। तो काश इंडिया फिर बलोचों की भी मदद कर दे, सिंधियों, महाजरों और पश्तूनों की भी मदद कर दे फिर, अगर इतनी मदद का शौक है तो। अब दूसरा ये है कि ये जो होता है हर आप ये देखिए जो मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, वो ये कौन थी, ये सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और ये अल नुसरा फ्रंट, ये लोग सारे let's stay in the region। मैं आपको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इरानियन मिलिशिया की है, ये सब लेजिटिमाइज्ड है, इन्होंने आईसिस को, दाइश को खत्म किया है। सो व्हेन वी कम टू दिस रीजन, पाकिस्तान हैज ऑल द राइट्स। मैं इसको हम कंडेम करते हैं, जो मैं जनरल साहब से कंकर करता हूं कि जो पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप दिस। इसके ऊपर मैंने लिखा भी है और मैं उनसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि ये शिया सुन्नी फ्यूड नहीं होना चाहिए, एंड इफ इट इज बीइंग फॉलोड एज अ पॉलिसी, दे शुड स्टॉप। दूसरी चीज जो है और ये है कि प्रॉक्सीज हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तालिबान एट वन स्टेज वर आल्सो अ प्रॉक्सी। तो दूसरा ये है कि ये जो कश्मीर की जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, कोई जो जनरल साहब कह रहे हैं कि जी एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। और दूसरा चीज ये है कि जो जनरल साहब कह रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया में नहीं रिपोर्ट हो रहा, तो हम जैसे जो ऑब्जर्वर्स, जो एनालिस्ट हैं, वो हमें नहीं पता चलता। जो जनरल साहब का परसेप्शन है, अनफॉर्चुनेटली वो हम तक नहीं पहुंच रहा। सो हम तो सिर्फ अखबारों को या स्टडीज को देखते हैं या ये छोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, तो उससे हमें जो पता चलता है वो पता चलता है। सो प्रॉक्सीज से, और दूसरी चीज ये देखिए कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फोर्टिफाइड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये कहते हैं कि जी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इन्होंने, इंडिया ने उसको बड़े सालों से इसको हॉट रखा हुआ है। ओ भैया, सुबह रोक सको ना, रोकते एक तरफ कहते हो कि जी इन्फिल्ट्रेशन हम रोक रहे हैं, और फिर ऊपर से अगर कश्मीर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडिया शुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। अच्छा, again you see, again that is where it is. You're carrying your perception, so that is where the difference is. The question is, have you served in the LOC? Sir, forget about whether I have served. No. I am just telling you, it is a mountainous terrain with a lot of jungle. There are always gaps, there are rivers. Anyway, the question is simple. जब आपके जो आर्मी चीफ थे कृष्णा स्वामी, उन्होंने जब ब्रास टैक्स की थी, I was at जम्मू बॉर्डर, और मैंने इंडिया के को Anyway, the LOC came up in the 90s. The fencing came up in the mid-90s, around the mid-90s. Anyway, that is the side. The question is, it's not that. If one side you want to talk and you want to resolve, and the other side you want to support terrorism, can you ever move forward? Freedom fighter is not terrorism, sir. No. Question is simple. One second. So we need to separate these two issues. Anyway, let's forget about it, because we're only moving on to tangents. We're not going to move to any result at the end of the day. So why are we wasting time? We are debating. We're not getting. No, it is not a debate here. It is. I mean, it's actually a waste of a debate. No, आप कह रहे हैं कि मैं आपके आर्गुमेंट्स को से let's forget it. Let's move next question. आरिफ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, otherwise let's call it off. नहीं सर, मतलब वो जो जवाब था, ये मेरे ख्याल में
एक नहीं, बड़ा there's no अच्छा पॉइंट point. इन्होंने उठाया See, था। again, we are moving on to a tangent, and let's not move on to a tangent. Because look, listen to me. मुझे एक सवाल Listen पूछने to me. दीजिएगा। If you are going to have a debate, then you have to have a debate on a logical aspect. ठीक है सर। If both are sticking to their own sides, there is no debate. नो, मेरा Alright, सवाल there ये is no था, debate. मेरा Then सवाल you are ये moving था, like a railway line on two rails in two independent in one सीधा सर, बात line से बात without निकलती है। any. I'm sorry, I बात- cannot बात- agree with you. Everything which you say, Don't I agree. respect your. I'm not your asking you way to of agree. speech, but I cannot Accept. concur with you on every point. So their debate, My the point of debate my is, friend, देखिए, my friend, a debate is when two of us are moving on our own sides, there is no question of a debate because they're going to keep moving in the same straight lines. So where is जो the जो debate? एक नुक्ता उठाया ना, अच्छा एक मिनट Then मुझे let me let's move ask a forward. question here. Let me ask a question here. आपने मेजर साहब एक नुक्ता उठाया, एक पॉइंट बताया कि उस कंट्री को राइट है अगर कहीं परसिक्यूशन हो रही है किसी कम्युनिटी की, तो फिर उस पर क्या एतराज़ होता है जब मोदी साहब तकरीर में बलूचिस्तान का जिक्र कर देते हैं, या फिर इस पर क्या होता है कि जब सिंध में होने वाले जुल्म सामने आते हैं, या अफ़गानिस्तान पश्तूनों की बात कर देता है, या महाजरों पे जो जुल्म हो रहा है उसको अगर मीडिया रिपोर्ट कर देता है, तो फिर आप कहते हैं ये इंडिया हमारी सॉवरेंटी पे जो है मुदाखलत कर रहा है, हमें इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आप खुद बैठ के कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये तो जायज़ काम है। तो मैं पहले मैं जनरल साहब से बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि ये बलूचिस्तान का इशू बड़ा इनको पूछ लीजिए। नहीं, इनको पूछ लीजिए। चलें आप बताइए मेजर साहब। टेंशन ये है कि इंडिया ट्विस्ट करता है हर जो सवाल का जवाब दें, सिर्फ सवाल का जवाब। मैं सवाल का ये जवाब दे रहा हूं कि देखिए, अगर वो बोलते हैं, वो लाल किले के ऊपर से बलूचिस्तान और सिंधी के ऊपर बोलते हैं, वो महाजर को रॉ, आपका साथ थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एलिज था कि जी वो पैसे देती रही है। सो वो हमारा काम है, पाकिस्तान का काम है कि वो उसको कंट्रोल करें। ठीक है, अपने घर को खुद कंट्रोल करने की ताकत होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रॉक्सीज या जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट होती है कश्मीर में, उसको वो टेररिज्म के साथ नथी कर दिया उन्होंने सिंस 911। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, after 911 India has started connecting the freedom fighting struggle in Kashmir with terrorism, और हर जगह पे जाके वो हर फोरम पे जाके वो यही बोलते हैं कि जी ये तो टेररिज्म हो रहा है और हम बड़े मारे गए हैं। ऐसा नहीं है। So this is the point. Indigenous movements जो होती हैं, they are rightfully to be supported from outside. This is okay, one. Let's stop here. Let's stop here and then go to General Saab. Minorities are not terrorism. Okay, General Saab, up to you. भैया जब पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आते हैं और कश्मीर में गोली चलाते हैं, that is not freedom fighting. One, when Pakistanis go down and fight in Syria, खत्म करने दो. When they go down and fight in Afghanistan as Pakistanis, as part of Taliban, they're not freedom fighters. One. Okay. Now, अगर दे दीजिए. अच्छा, as far as people are concerned within Pakistan, well, I don't think anybody needs to support them. There are enough problems within the region for them to rise on their own. हाँ, अगर perception है कि रॉ कर रहा है, और अगर आपका perception है कि रॉ involved है, then it is your perception. There is no other reason for an involvement because nobody needs to get involved, and you don't find a single Indian there who is fighting fighting alongside the TTP or fighting alongside the Mujahirs who are fighting for their own freedom. You will not find an Indian there. But in Kashmir, you will get Pakistanis. You've got Pakistanis who are involved in terrorist strike, and har ek banda jo pakda jata hai, uska details, home address, whole lot of things come out. There are so many of them still lying in Srinagar jail or in Jammu jail or in other jails who've been involved in terrorist activities here. So if it is a freedom movement, then it is within a region. But when you pushing people who belong to another country, then it is not a freedom movement. जैसा बलूचिस्तान पे भी थोड़ी सी बात कर लीजिएगा, मैं चाहूंगा कि आप मैं इसके बाद आता हूं, आपकी तरफ आता हूं। नहीं, बलूचिस्तान से मुझे क्या बात करनी? दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान टू हैंडल। इन्होंने उनको जैसे ट्रीट किया है, जो एवरीडे वीडियोस आ रहे हैं और बलूच मदर्स क्राइंग फॉर देयर चिल्ड्रन एंड बलूच सिस्टर्स क्राइंग फॉर देयर ब्रदर्स and Baluch ladies crying for their husbands or children who've been taken away by enforced disappearances, and the anger by the Baluch. It's an internal matter. इन्हीं को संभालना है, हमें क्या लेना देना है उससे।
ठीक है। अच्छा मेजर साहब, टाइम बहुत कम है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल आखिर में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ। पहले मुझे इसको क्लैरिफाई करने दीजिए। तो जनरल साहब को पता होगा कि 1/3 ऑफ द कश्मीरी पॉपुलेशन रिजाइड्स इन पाकिस्तान, सो दे हैव linkages, ethnic linkages. Pashtun people have historic linkages who are living in erstwhile FATA area or tribal areas में उनके अफगानिस्तान के साथ strong historical religious linkages हैं, और उस तरह इसको एक right मिल जाता है। This is the most logical definition of support. So this is one. दूसरा आपका क्या सवाल था आपका? मेरा कोई सवाल नहीं था। ये टेररिज्म है, टेररिज्म नहीं है, ये अच्छा आखिर में मुझे बस ये 4-5 मिनट रह गए। मैं चाह रहा था कि ये जो हमने इतनी बातें कर ली और हमने अपने आप को जो है बड़ा पाक पवित्र सब कुछ साबित भी कर दिया, देशभक्ति की बात करने वाले मुझे कोई एक ऐसे जनरल का नाम बताइए जो रिटायर्ड होने के बाद आज मुल्क में रहता हो। मेजर अदनान कैसर साहब, मुझे कोई ऐसे रिटायर्ड अफसर का नाम बताइए जिसने अरबों रुपए की करेक्शन जो है वो एक सरकारी तनख्वाह में, आपने भी एक तनख्वाह ली उठाई है और आपके इल्म में भी है कि उस तनख्वाह में से कितनी दुकानें बन सकती हैं और कितनी बड़ी एम्पायर खड़ी हो सकती है। तो जिस आर्मी का ये किरदार होगा, फिर वो बात करती है जंग लड़ने की, फिर वो बात करती है खित्ते में सारे कंट्रोल करने की। हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस, लाइक दैट्स रियली नॉट अ हेल्दी साइन। एग्जैक्टली आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप पॉइंट आउट करें, जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट होना चाहिए। सर डिस्क्रिपेंसी तो बड़ा छोटा लफ्ज हो जाएगा ना। पाकिस्तान आर्मी का, मैं देखिए बहुत अरसे से मैं पाकिस्तान आर्मी के, आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन, आई एम नॉट एन अपोलोजिस्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी। ऑल आई एम सेइंग कि उनका एक रोबस्ट इंटरनल सिस्टम है जो एडजुटेंट जनरल के नीचे काम करता है। जनरल साहब एग्री करेंगे, हमारे जनरल हेडक्वार्टर्स में एक एडजुटेंट जनरल के नीचे एक रोबस्ट इंटरनल स्क्रूटनी सिस्टम होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है। जो गलत काम होता है, बेशक वो जनरल करे या वो एक सिपाही करे, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाती है। जहां तक ताल्लुक है अभी जो एलिगेशंस आ रही हैं, आई रियली वांट कि इसके ऊपर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जहां पे गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने मेजर जनरल्स को सजा दी है, उनको फांसी पे लटकाया है, दोज हु हैव बीन ट्रेटर्स। सो दिस is an internal system which has been ongoing for years and years, and I can vouch on that. So there is absolutely no point. अगर कोई political problems हैं तो that should be identified and eradicated immediately. और देशभक्ति का चूरन बेचने वालों को मुल्क के अंदर ही रहना चाहिए, मुल्क के बाहर नहीं रहना चाहिए। जी आखिरी में मैं बस ये जानना चाहूँगा मेजर जनरल साहब आपसे कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कंपैरेटिवली अगर हम देखें टू आर्मीज़ को और डिफेंस का बजट देखें दोनों आर्मीज़ का, मैं एक की नहीं बात कर रहा, और जो गुर्बत देखें हम एक तरफ, बस ये आखिरी सवाल है मेरा, तो इसको ये इज़ इट जस्टिफाइड कि हम एक वार फोबिया और फियर मॉन्गरिंग की जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके चल रहे हैं और उसके बाद लोग हमारे रोटी को तरस रहे हैं? आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी कंसिडर्ड बेसिकली, क्योंकि firstly हमारे लिए the budget is much higher because we've got two fronts to handle. That is one part. दूसरी बात ये है, for a number of years peace cannot come between the two countries because of a lot of distrust, because of an unwillingness to stop interference and get down to dialogue. Basically, in fact, I know Major Saab may disagree with me, but the fact is, आप लोगों की तरफ से खत्म हुआ है। 2014 से dialogue has been disconnected by you guys. Now, can I finish what I want to say? The reason is very simple. The reason is the Indian Army has no role in internal politics. The Chief of the Army Staff is not even a member of the Cabinet Committee on Security. He has no role in internal politics and internal decision making. Army का strength reduce करो, budget reduce करो, he will have to manage with what is given to him. No matter how much he cries, जो उसको मिलेगा उसी में manage करेगा. But in Pakistan, where the army controls the polity, the army controls the state, and as Nawaz Sharif had said 2 days before, a state above a state. The moment you lose relevance of an enemy, the army loses its relevance, the army loses its strength, the army loses its budget. So it will never let peace talks go.
In fact, the last mode of peace was when Modi visited Nawaz Sharif in his house on December 25th to wish him on his granddaughter's wedding and on his own birthday. और उसके 6 दिन बाद when Pathankot happened, the message was clear from the Pak army, we don't want peace. So if you don't want peace automatically, then what does it lead? It leads to a higher budget. Because if Pathankot had not happened, things were moving. Exactly the same thing happened when Vajpayee went to Lahore by bus. There was almost an agreement again with Nawaz Sharif. Uske baad Kargil happened. Usse pehle was another talk when Musharraf came down to Agra. Uske baad then Mumbai happened. So automatically, whenever there is a move towards peace, there is always a stumbling block coming in, because for us, it doesn't make a difference for us in the army. हमने 50,000 का strength reduce किया है. We will reduce further. We anyway scrapping a lot of organizations. तो हम वैसे भी कर रहे हैं. But where there is a relevance and a desire to control, if there is no desire for peace, automatically budgets will go up. And the fact is, we cannot take the budget beyond a level because we have to handle internal poverty. And we have to keep the budget to cater for two fronts. Now with the China front, the way it got activated, we were forced to spend more money. But then that is the way things go. Ideally, if the subcontinent can come down to a sort of a peace and come down to sort of an understanding, I think the people of the subcontinent will be the first to gain. But the issue is, can it come through to that? Which is where I have my doubts in the current scenario. नीयत की भी बात है, नीयत का फुकदान है मेजर साहब. यही वो मंजन है, यही वो चूरन है, बेच के जो है वो आप हमारा बजट खाते रहें. पाकिस्तान इंडिया इज द बिग ब्रदर इन द रीजन. इंडिया को बड़ा दिल करना चाहिए. इंडिया ने वो 168 इनक्लेव्स जो थी बांग्लादेश के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लिया. तो पाकिस्तान और चाइना और नेपाल के साथ, काला पानी के ऊपर नेपाल के साथ और अक्साई चीन के ऊपर चाइना के साथ और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं सुलह कर लेता, और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. ये टू फ्रंट वॉर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना डिफेंस बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मारामारी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिल बड़ा करें ना, सॉर्ट आउट कर लेते हैं मसले को, बैठ के बात कर लेते हैं. बायलैटरल डायलॉग तो होगी से डिस्कनेक्ट किया, वो जो कॉम्पोजिट डायलॉग था. दूसरी चीज ये है कि आप समझिए कि इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं, वेदर जनरल साहब लाइक्स इट और नॉट, ये हिंदुत्व का एक फिलॉसफी है. वो ग्लोरिफिकेशन देख रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ग्लोरिफाइड थी और हमारी जो है वो एक स्टेटस होना चाहिए. हमें ब्लू वाटर नेवी होनी चाहिए जो पैसिफिक और अटलांटिक तक जानी चाहिए. हमारे रिपीटिंग आवरसेल्फ हियर, मेरा ख्याल है. एनीवे लेट्स फिनिश इट. मैं इसको यहाँ बस कंक्लूड करूंगा, और आप लोगों का भी शुक्रिया. और आपने जो अभी बात की कि वो हिंदुत्व की बात कर दी ना, इसका मैं जनरल साहब ने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दे देता हूँ. इसका जवाब ये देखें, एक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं. मैं समझता हूँ कि वहाँ रहने वाली सभी माइनॉरिटीज़ को थैंकफुल होना चाहिए हिंदुओं का कि वो चाहते तो सेकुलरिज्म ना होता आज हिंदुस्तान में. आज हिंदुस्तान में जो है वो ये इक्वल सिस्टम नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती माइनॉरिटीज़ की. मैं अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कंपेयर करता हूँ तो आप यकीन माने मुझे जन्नत लगता है हिंदुस्तान के. वहाँ पे जिस तरह से माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं, जिस तरह से उन मुसलमान रह रहे हैं, और जिस तरह से हम मुसलमानों के दरमियान ही तफरीक करते हैं, कभी किसी को शिया कह के, कभी किसी को सुन्नी कह के, कभी किसी को अहमदी कह के मार देते हैं. तो ये बात ना करें, ये हिंदुत्व की बात ना करें, क्योंकि वहाँ का जो सरकारी कानून है वो सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म चलाने वाली वहाँ की मेजॉरिटी है. तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम. तो यहाँ पे इस बहस को हम कंक्लूड करते हैं. मुहिब्बे वतन का चूरन आपने देखा कि पाकिस्तानी जर्नल्स ने हमें बहुत बेचा. जंग, अब भारत हमारा दुश्मन है, कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमें बजट दो, पैसा दो, पैसा दो. जिस मुल्क में पीने का साफ पानी नहीं हो, जिस मुल्क में जब एक ज़रा सी 2 कतरे बारिश होती हो तो पूरा मुल्क सैलाब में डूब जाता हो, वहाँ पे हम किस तरह से बात कर सकते हैं कि जी हमें इस फ्रंट पे भी पैसे चाहिए. बहरहाल ये एक लंबी बहस है. जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया. आई अपोलोजाइज कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई, आप बड़े हमारे. सेम थिंग टू यू मेजर साहब. व्यूअर्स, यहाँ हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हुआ. उम्मीद है आपको ये आज की डिबेट अच्छी लगी होगी और हमने कोशिश की कि सुने, आज इन दोनों एक्सपर्ट्स को सुने और देखें कि कहाँ तक बात जाती है. लेकिन बात हमें वही लगती है कि वो एक ट्रैक अलग साइड ए और साइड बी ट्रैक चलता रहता है और ये मामलात कभी ख़त्म नहीं होते. यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है.
अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। हैव ए ग्रेट इवनिंग।